एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 में आज हम परमाणु एवं अणु अर्थात एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की चर्चा करेंगे। परमाणु क्या होता है? तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। दोस्तों, 500 BC में एक इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद ने बताया कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और ज़्यादा विभाजित न किया जा सके परमाणु कहलाता है। इसी क्रम में कात्यायन, इन्होंने इस सिद्धांत की और ज़्यादा व्याख्या की और उन्होंने बताया कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये मैटर का निर्माण करते हैं। ठीक है। ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने इसके लिए एटम शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, ये सब जो सिद्धांत था सिर्फ सैद्धांतिक था, इसका कोई प्रमाण नहीं था। ठीक है। सबसे पहले 18वीं सदी में लेवाइजर जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज का प्रतिपादन किया। ठीक है। पहला जो लॉ है क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स भाग लेते हैं उसके मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले एलिमेंट्स का मास का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उनका विनाश किया जा सकता है। ठीक है। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl बनाता है। तो मान लेते हैं कि 23 ग्राम सोडियम 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तो निश्चित रूप से 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होगी। ठीक है। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि किसी कंपाउंड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स एक निश्चित प्रोपोर्शन में रहेंगे। ठीक है। जैसे वाटर की हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे तो इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के 1 एटम से ही रिएक्शन करेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का 1 एटम क्लोरीन के 1 एटम से रिएक्शन करेगा। ठीक है। इसी में अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी क्रम में प्राउस्ट ने क्या बताया? प्राउस्ट ने बताया कि जो कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी जो केमिकल सबस्टांस है उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफिनिट प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या होगा? वाटर के 16 ग्राम में, वाटर के 18 ग्राम में, वाटर के 18 ग्राम में निश्चित रूप से हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पाया जाएगा। ठीक है। तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो एक निश्चित प्रोपोर्शन में भाग लेंगे, चाहे वो नंबर के आधार पे हो या फिर मास के आधार पे हो। दोस्तों, इन सब बातों का अभी तक कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है। इसे किसी एक्सपेरिमेंट या किसी निश्चित सिद्धांत के आधार पे प्रमाणित नहीं किया जा सकता था कि ये सब जो रिएक्शंस होते हैं कैसे होते हैं।
ये सब जो जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ मास हो गया या फिर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, ये सब जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सब कैसे कार्य करता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले डाल्टन ने, किसने, डाल्टन ने प्राचीन काल में दिए गए एटम का जो सिद्धांत था उसका व्याख्या किया, उसी के आधार पे अपना सिद्धांत दिया और उन्होंने अपना 6 पॉइंट्स का एक एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन का प्रतिपादन किया। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम व्हिच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स अर्थात एटम्स से मिलकर बने होते हैं और वही जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स, ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें भाग लेने वाले जो एटम्स होंगे उसका न तो निर्माण किया जा सकता है, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो न ही किसी एटम का निर्माण होगा और न ही किसी एटम का विनाश होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल रिएक्शन। कोई भी जो एलिमेंट होगा उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी वो हमेशा समान होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के किसी भी एटम की हम बात करें तो उसका जो केमिकल नेचर होगा वो और उसका जो द्रव्यमान होगा, हाइड्रोजन के एक एटम का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, क्या होता है कि अगर सेम एलिमेंट्स रहेगा तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा और अलग अलग एलिमेंट्स अगर लेंगे तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें भाग लेने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो निश्चित रूप से होल नंबर में भाग लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि वाटर का जब फॉर्मेशन होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या है कि हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ रिएक्शन करता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 एटम ऑक्सीजन के हाफ एटम के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी जब रिएक्शन होगा तो उसमें भाग लेने वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे निश्चित रूप से होल नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट जो है, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। लास्ट पॉइंट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड के सैंपल की अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें पाए जाने वाले जो एटम होंगे उसका नंबर और प्रकार हमेशा समान होगा। जैसे अगर हम सिंपल वाटर की ही बात करें तो वाटर की बात करेंगे तो वाटर में जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका नंबर हमेशा फिक्स होगा और उसका प्रकार भी फिक्स ही होगा। ठीक है, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एटम का एटॉमिक सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन के द्वारा जो एटॉमिक सिद्धांत दिया गया था उसका आपने स्टडी किया। आगे है व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है, तो जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि किसी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो एटम कहलाता है, अर्थात बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है, आगे क्या है, हाउ बिग आर एटम्स। एटम्स जो होता है वो कितना बड़ा, यानी कि साइज क्या होता है। तो दोस्तों जब हम एटम के साइज की बात करते हैं तो हम एटम के डायमीटर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है।
एटम के जब साइज की बात करते हैं तो हम उस टाइम क्या बात करते हैं, एटम के डायमीटर की बात करते हैं। तो एटम का जो डायमीटर होता है वो नैनोमीटर के रेंज में होता है। किस रेंज में होता है, नैनोमीटर के रेंज में होता है। जो एटम का रेडियस या फिर जब डायमीटर हम लिखते हैं तो वो हमेशा नैनोमीटर में लिखते हैं। आगे है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिम्बॉल्स, ठीक है, अर्थात हम इसमें एटम्स के सिम्बॉल्स की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए अलग अलग सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले डाल्टन ने इस सिंबल्स का प्रतिपादन किया, ठीक है। यह डाल्टन के द्वारा दिया गया सिंबल, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसे चाहे तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में बर्जिलियस ने इसे थोड़ा विस्तृत रूप में दिया और थोड़ा एडवांस फॉर्म में दिया, और उन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स होंगे उसके नाम के एक या दो लेटर के द्वारा किसी भी एटम के सिंबल को डिनोट किया जाना चाहिए, ठीक है। इसी बात को IUCN, ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक संस्था है, केमिस्ट्री का एक संस्था है, इसने इसको समर्थन किया, ठीक है। इसे यह प्रूव कर दिया कि कोई भी जो एटम होगा, कोई भी जो एलिमेंट होगा उसका सिंबल एक या दो लेटर के द्वारा डिनोट किया जाएगा। फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और सेकेंड लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोजन H, हीलियम 2, लिथियम 3, ठीक है, कार्बन C, कॉपर Cu, जिंक Zn, ठीक है। ये सब कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स के एग्जाम्पल हैं। कुछ एलिमेंट्स जिसका सिंबल जो होता है उसके डिस्कवरी के प्लेस के नाम के आधार पर दिया गया था। जैसे कॉपर जो है उसका खोज साइप्रस में हुआ था, ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया, कॉपर दिया गया। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं है कि कॉपर का नाम कॉपर क्यों है, सिंपली इसलिए कि चूँकि इसका जो डिस्कवरी हुआ था वो साइप्रस में हुआ था, इसलिए इसे कॉपर कहा गया और इसे Cu के द्वारा डिनोट किया जाता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसे उसके कलर के आधार पे सिंबल दिया गया, जैसे गोल्ड। तो ब्रिटेन में जो येलो कलर होता है उसके लिए गोल्ड टर्म का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो इसी के आधार पे चूँकि जो गोल्ड है येलो कलर का है इसीलिए उसे गोल्ड कहा जाने लगा। कुछ एलिमेंट्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स को अलग अलग भाषाओं में नाम दिया गया, जैसे लैटिन भाषा में दिया गया लोहा का नाम फेरम, ठीक है। लैटिन भाषा में लोहा को क्या कहा जाता है, फेरम कहा जाता है, इसलिए इसे Fe के द्वारा सिंबल दिया गया, ठीक है। इस तरह सोडियम क्या होता है, सोडियम को Na के द्वारा डिनोट किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसे नेट्रियम कहा जाता है, ठीक है। इस तरह जो पोटासियम है उसे कैलियम कहा जाता है और कैलियम के लिए क्या होता है, K का प्रयोग किया गया, ठीक है। दोस्तों एक बात को ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक यूनिक केमिकल सिंबल का प्रयोग किया जाता है। कभी भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के लिए एक सिंबल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एटॉमिक मास। तो कोई भी जो एटम होता है उसमें कुछ मास होता है, तो किसी भी एटम में पाए जाने वाले मास को क्या कहेंगे, उसी को एटॉमिक मास कहेंगे। तो एटॉमिक मास जो होता है उसका खास डिफिनीशन होता है। तो पहले जो था एटॉमिक मास के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ऑक्सीजन, ऐसा माना जाता था कि ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कंपाउंड्स में चूँकि ऑक्सीजन पाए जाते हैं
तो उसी को बेस मान के दूसरे एटम्स का मास निर्धारित किया जाने लगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो मास था कितना है, 16 है। तो यह कहा जाने लगा, एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया जाने लगा कि O16। ठीक है, O16 के 16वें भाग से कितना गुना भारी है। कोई भी एटम O16 के 16वें भाग से कितना गुना भारी है, उसी को उस एटम का एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, पहले क्या दिया गया था, कोई भी एटम ऑक्सीजन के 16वें भाग से कितना गुना भारी है। एटॉमिक मास जो है उसके लिए एक खास यूनिट का प्रयोग किया गया था, AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। बाद में इसे और छोटा कर दिया गया और इसके लिए यू का प्रयोग किया जाने लगा। बाद में 1961 में, ठीक है, 1961 में यह पाया गया कि ब्रह्मांड में हमारा जो पृथ्वी है, सौर मंडल सिंपल कह सकते हैं कि सौर मंडल में जो मैक्सिमम कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन पाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा माना जाने लगा कि कार्बन में ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने की क्षमता है, यानी कि कार्बन में ज़्यादा से ज़्यादा एटम से रिएक्शन करने की क्षमता है। इस आधार पे क्या किया गया कि कार्बन को बेस मानकर और अन्य एटम्स का एटॉमिक मास को डिफाइन किया जाने लगा। दूसरा ये पॉइंट था कि जो कार्बन का जो एटॉमिक मास था वो एग्जैक्ट 12 था। ठीक है, जो दूसरे एलिमेंट्स थे उसका जो एटॉमिक मास था वो पॉइंट में आता था, लेकिन जो कार्बन का एटॉमिक मास एग्जैक्ट 12 होता है। दूसरा क्या था कि जो कार्बन है उसमें सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने की क्षमता है, सबसे ज़्यादा एटम से रिएक्शन करने की क्षमता है। इसी के आधार पे कार्बन को बेस मानकर अन्य एटम्स का एटॉमिक मास निर्धारित किया जाने लगा और एटॉमिक मास के लिए एक नया परिभाषा दिया गया। क्या परिभाषा दिया गया कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास C12 का 12वें भाग से कितना गुना भारी है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास C12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, उसी को उस एटम का एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है C12 के 12वें भाग से 1 गुना भारी है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है C12 के 12वें भाग से 16 गुना भारी है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एटम का एटॉमिक मास दिया। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो एटम्स है वो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे या फिर आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एटम्स जो इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाए जा सकते हैं वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, इसके अलावा एक और है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो मुख्य रूप से यही 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो भी एलिमेंट होगा वो या तो कंपाउंड के फॉर्म में, अर्थात 2 या 2 से अधिक एटम्स एक दूसरे से रिएक्शन करके एक दूसरे से बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या फिर गेन करके वो आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि जो एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं से दूसरा बात ये होता है कि जो एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और सारे कक्षाओं में, सारी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या निश्चित होता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे कुछ एटम्स ऐसे होते हैं
जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, 3 पाया जाएगा, 4 पाया जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं पाया जाता है, और प्रत्येक एटम की ये प्रवृत्ति होती है कि उस एटम के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो उसी 8 इलेक्ट्रॉन को, अर्थात वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो किसी दूसरे एटम के साथ या तो रिएक्शन करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, या फिर किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या फिर किसी दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स का साझा करता है, और इस प्रकार से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा या फिर आयन का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर सोडियम की बात करें तो जो सोडियम होता है इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और सोडियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार क्लोरीन जो है Cl- का फॉर्मेशन करता है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, जैसे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या है, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या उसमें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है, ये एक दूसरे से शेयर करके एक बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल या फिर आयन का फॉर्मेशन करके एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज मोलिक्यूल्स। तो मोलिक्यूल्स क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक एटम्स एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो होंगे एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्या करता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एक एटम क्या करता है, हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये होता है कि जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मैक्सिमम एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम कहने का मतलब, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सिर्फ एक प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाता है, उसी प्रकार ऑक्सीजन में सिर्फ O2 पाया जाता है। तो ये सब जो मॉलिक्यूल्स है इसमें सिर्फ एक प्रकार के एलिमेंट्स है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। अब उसमें उस मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर उसे मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक ऐसा नाम दिया जाता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें अगर एक एटम है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोएटॉमिक कहेंगे, जैसे हीलियम। ठीक है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, तो इसमें सिर्फ एक एटम पाया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, मोनोएटॉमिक कहा जाएगा। डाइएटॉमिक जिसमें 2 एटम्स रहेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ये डाइएटॉमिक हो गया। ट्राइएटॉमिक की बात करेंगे तो जैसे O3, ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्राइएटॉमिक होता है। टेट्राएटॉमिक ऐसे एलिमेंट्स जिसमें 4 एटम्स, जैसे कि P4। पॉलीएटॉमिक जैसे कि सल्फर का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या होता है, S6 होता है, तो क्या हो गया, पॉलीएटॉमिक हो गया। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 2 से अधिक एटम्स के साथ पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स है उसको पॉलीएटॉमिक हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के एटम्स पाए जाएंगे तब उसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अर्थात 2 तरह के एलिमेंट्स है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन आयन। तो आयन क्या होता है कि जब कोई एटम, जैसा ऊपर हमने बताया था कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, कुछ गेन करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, जब लॉस करेगा तो उससे
उस पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ऐसे एटम्स जिस पे माइनस चार्ज होंगे उसे एनायन कहा जाता है, और जिस पे प्लस चार्ज होंगे उसे कैटायन कहा जाता है। जैसे सोडियम आयन, तो सोडियम आयन पे प्लस चार्ज होता है तो इसे कैटायन कहेंगे, और क्लोराइड आयन इस पे माइनस चार्ज होता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एनायन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला। तो कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला क्या कहने का मतलब है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसके एलिमेंट्स का जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को उसका क्या कहा जाता है, केमिकल फार्मूला कहा जाता है। तो केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स का, सारे एटम्स का सिंबल याद करना पड़ेगा, और उनका वैलेंसी की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंबल जैसा कि हमने ऊपर बता देते, सिंबल क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट जो होता है उसका कुछ खास सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सबका अपना एक सिंबल होता है। और वैलेंसी क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि कोई भी एटम जो होता है अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो कोई भी एटम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसे उस एटम का वैलेंसी कहेंगे। इसी प्रकार कोई भी एटम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसे भी उस एटम का वैलेंसी कहेंगे। जैसे सोडियम, तो सोडियम जो होता है इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या करता है, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, या अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या करेगा, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसी प्रकार जो क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, -1 हो गया। सोडियम का +1 होता है और क्लोरीन का -1 होता है, ठीक है। तो ये होगा इसका वैलेंसी। तो जब आपको सिंबल और वैलेंसी का ज्ञान हो जाएगा तो इसके आधार पर आप किसी भी केमिकल का केमिकल फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उसका सिंबल, जैसे मान सबसे सिंपल मानते हैं कि सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड की जब बात करेंगे तो क्या होता है कि सोडियम का वैलेंसी क्या हो गया, +1 हो गया, और क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 ही होता है। अब क्या करेंगे, दोनों के वैलेंसी को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल n। चूँकि इसका वैलेंसी 1 है इसके लिए NaCl हो जाएगा। अगर हम वाटर की चर्चा करें, वाटर के मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का वैलेंस क्या होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी केमिकल इसमें हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स और पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स। तो नॉन मेटालिक, देखिए जो एटम्स होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स होते हैं वो मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, मेटल होंगे या फिर नॉन मेटल होंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं। जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी किया था। अभी हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैटायन के फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एनायन के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जैसे क्लोरीन, तो कोई भी जो नॉन मेटल्स होता है जनरली उसके बाहरी कक्षा में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसलिए क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहता है। और जनरली जो मेटल्स होते हैं उसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसलिए वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं कि ऐसे आयंस जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स होंगे। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन की चर्चा करें, ठीक है,
हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसमें क्या है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है और इस पर चार्ज भी है, तो इसे हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है। इसी तरह से नाइट्रेट होता है NO3-2, ठीक है। क्लोराइड आयन हो गया Cl-, क्लोराइड आयन तो ये मोनोएटॉमिक हो गया। तो इस तरह से क्या होता है पॉली एटॉमिक सल्फेट आयन हो गया SO4-2 हो गया। ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे आप देखेंगे कैसे कैसे सब होता है। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। तो ऊपर जैसा बताया फार्मूला को लिखने के लिए वही होता है सिंपल कंपाउंड का फार्मूला, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, ऊपर जो बताया गया था वही है। नेक्स्ट है मोलिकुलर मास एंड मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम मोलिकुलर मास को देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर एटॉमिक मास की चर्चा की थी, क्या होता है एटॉमिक मास? किसी भी एटम का मास कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है उसे उस एटम का एटॉमिक मास कहते हैं। उसी प्रकार मोलिकुलर मास क्या होता है? किसी भी मोलिकुल का जो मास हो वो C12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, इसे इसका मोलिकुलर मास कहा जाता है, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा डिनोट किया जाता है, उसी तरह से मोलिकुलर मास को मोलिकुलर मास यूनिट के द्वारा डिनोट किया जाता है। और दोनों के लिए जनरली सिंबल जो होता है यू का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरे एक और बात ध्यान रखना है कि अगर किसी मोलिकुल का मोलिकुलर मास हमें ज्ञात करना है तो उसमें पाए जाने वाले सारे एटम्स का एटॉमिक मास को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसका मोलिकुलर मास प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ एक और पॉइंट है, क्या है? फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास क्या होता है? इन द सेम मैनर वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास, ठीक है। ये सब कुछ नहीं, सेम वही है। मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, जो भी फॉर्मूला रहता है उसका जो मास होता है उसमें पाए जाने वाले जो एटम्स होते हैं उसका जब मास हम ऐड कर देंगे तो उसका फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला रहेगा उसका फॉर्मूला मास प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान से समझने वाली बात है मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना है, मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो मोल कंसेप्ट जो होता है वो 1896 में ओस्टवाल नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। उन्होंने पाइल या फिर हिप जो परत जो होता है मतलब एक दूसरे का परत, उसके लिए मोल शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो मोल क्या होता है? तो मोल जो होता है एक यूनिट होता है। क्या होता है? एक इकाई होता है। मोल जो इकाई है वो किस चीज़ के लिए यूज करेंगे? तो मोल इकाई का प्रयोग किसी वस्तु के मास को जानने के लिए करेंगे। उसका मास क्या है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो इन तीनों को डिनोट करने के लिए मोल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। सबसे साधारण भाषा में अगर आप मोल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो मोल जो होता है एक यूनिट होता है जिसका प्रयोग किसी पार्टिकल के मास को जानने के लिए, किसी मैटर में पाए जाने वाले पार्टिकल्स के नंबर को जानने के लिए और वॉल्यूम को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट में अगर हम 1 मोल की चर्चा करें तो सबसे पहले हम नंबर को देखते हैं क्या होता है। तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे एटम भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे कि हम एक दर्जन शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? 12, ठीक है। एक दर्जन में 12 पाया जाता है। उसी तरह से 1 मोल अगर किसी पदार्थ की बात करें तो उसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स का संख्या क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर द्रव्यमान के रूप में बात किया जाए तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ पार्टिकल एटॉमिक। जैसे अगर एटम का 1 मोल ऑफ एटम की बात करें तो क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ पार्टिकल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। किसी भी एटम या फिर मोलिक्यूल का एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास को जब हम ग्राम में डिनोट कर देंगे तो वही उसका 1 मोल के बराबर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जब लेंगे तो वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगा। इसी तरह
अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का क्या होता है 23 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23 होता है। तो अगर 23 ग्राम सोडियम लेंगे, 23 ग्राम सोडियम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ सोडियम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम मोलिक्यूल के फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन मोलिक्यूल का मास कितना हो गया 2 हो गया। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन मोलिक्यूल की बात करें तो वो 1 मोल हाइड्रोजन मोलिक्यूल हो जाएगा। उसी तरह अगर ऑक्सीजन मोलिक्यूल की बात करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास होता है क्या होता है 32 होता है। कितना होता है 32 होता है, यानी कि 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ इसमें हम एक दूसरे से रिलेशन भी स्थापित कर सकते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 मोल को अगर हम वॉल्यूम के रूप में डिनोट करें तो जनरली जो वॉल्यूम होता है वो गैसियस फॉर्म के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म के लिए डिनोट किया जाता है। तो 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस, अगर गैसियस फॉर्म में कोई सबस्टांस है तो 1 मोल ऑफ सबस्टांस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, सिंपल टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर किसी गैस के 22.4 लीटर को हम लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 22.4 लीटर अगर हम लेंगे, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं अभी एक दूसरे में रिलेशन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस के 22.4 लीटर को हम STP पे लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मोलिकुल्स कितना हो जाएगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका द्रव्यमान की बात करें, अगर 22.4 लीटर अगर हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है तो उसका मास क्या हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक दूसरे से रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसी में आपको देखना है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, जो ऊपर आपने 1 मोल में किसी पदार्थ के 1 मोल में जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स है उसी को एवोगाड्रो नंबर भी कह सकते हैं। जैसे एवोगाड्रो कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल यूनिवर्स। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर हो गया। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।